गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल किया था हमने फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ ए डायोड एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ ए डायोड। आज नेक्स्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। डायोड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स किसको बोलते हैं हम? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है डायोड की? कैरेक्टरिस्टिक्स कि जब हम वोल्टेज वेरी करते हैं, उसमें वेरिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज के साथ उसमें करंट कैसे चेंज करती है, करंट कैसे चेंज। ये जो वेरिएशन करंट की होती है वोल्टेज के साथ, इसी वेरिएशन को हम बोलते हैं डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स। ये दो तरह की होंगी क्योंकि सर्किट में डायोड दो ढंग से ज्वाइन होता है, या तो फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं या फिर रिवर्स बायसिंग में जोड़ते हैं। तो फॉरवर्ड बायसिंग में तो दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। जब फॉरवर्ड बायसिंग में जोड़ा होगा तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी दैट इज फॉरवर्ड बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और सेकंड होती हैं रिवर्स बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये दोनों हमने एक्सप्लेन करनी है, प्रैक्टिकली एक्सप्लेन की गई है। हमारा प्रैक्टिकल भी है ये कि एक ऑपरेटर्स आता है जिसको बोलते हैं डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपरेटर्स। ये वाला पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपरेटर्स लिखा। ठीक है, इसमें एक डायग्राम, सर्किट डायग्राम बनाया होता है कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, इसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। अब दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स इससे मापी जाती है एक्सपेरिमेंटली, प्रैक्टिकली, फॉरवर्ड और रिवर्स डायोड की। ये डायोड बने हैं, ये करंट को मापने के लिए है मिली एमीटर, और ये है मिली एम्पियर, और ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, और ये सप्लाई है, बैटरी जो है, जहाँ से बैटरी ये बैटरी है, एक बैटरी है। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड आप अब सर्किट आपने बनाना होता है। ठीक है, ऑपरेटर्स आ गया, सर्किट बनाना आपने और फिर उसका बिहेवियर देखना। ठीक है, वोल्टेज को वेरी करते जाना, करंट को नोट करते जाना डायोड में, जब फॉरवर्ड वाइज करके और रिवर्स वाइज तो ग्राफ मिल जाएगी, वो ग्राफ हमें बिहेवियर बता देगी। ठीक है, और उसी ग्राफ से डायोड की रेजिस्टेंस भी आती है, तो प्रैक्टिकली निकालनी होती है। ये प्रैक्टिकल है, तो ये बाद में करेंगे। ठीक है, हाँ, फॉरवर्ड बायसिंग कैसे होती है, रिवर्स बायसिंग वो आप ज्वाइन करके देख सकते हो। ये कनेक्टर है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेशन लिखवाई थी, लिखवा दी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, लिखवा दिए। द वेरिएशन ऑफ करंट विद applied voltage is called characteristics of diode. It is of two types. Right? कितने टाइप की होती हैं? डायोड दो ढंग से ज्वाइन होता है तो कैरेक्टर भी दो ढंग के होते हैं। It is of two types. First forward biased characteristics. Forward biased characteristics. फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? एक ग्राफिकल वेरिएशन करंट की वोल्टेज के साथ जो होती है जब फॉरवर्ड बायस किया होता है उसको, तो इस वेरिएशन को बोलते हैं
इसकी कौन सी करेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड बायस करेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए। ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ ए ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ करंट with applied voltage when diode is forward bias known as forward biased characteristics। एक्सप्लेन करनी है आपने, एक्सप्लेनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करनी है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके लिए पहले डायग्राम बनाते हैं। तो आपको पता है डायोड को फॉरवर्ड बायस करना है। फॉरवर्ड बायस करने के लिए क्या चाहिए, बैटरी चाहिए। वोल्टेज देनी है उसको, तो वोल्टेज देने के लिए बैटरी चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक बैटरी लगेगी। फिर वोल्टेज कितनी दे रहे हैं उसको वेरी करना है। तो वोल्टेज को वेरी कैसे करते हैं, सर्किट में वोल्टेज को वेरी करने के लिए रियोस्टाट की हेल्प से करते हैं। तो इसमें एक रियोस्टाट भी चाहिए। एक रियोस्टाट सर्किट डायग्राम बनाना है इसका, करैक्टर का। तो एक चाहिए बैटरी, एक चाहिए रियोस्टाट। और करंट को नोट करने के लिए क्या चाहिए, जहां करंट ज्यादा चलती है तो मिली एमीटर चाहिए, मिली एमीटर चाहिए। और वोल्ट मीटर चाहिए, वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर, ठीक है। और क्या चाहिए, साथ में डायोड चाहिए, ठीक है। तो ये हमें जो सर्किट बनाने के लिए ये चीजें चाहिए, ठीक है। इसमें सारी होती है ऑपरेटर्स में, ठीक है, सारी बनी होती है। तो इसका सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम जो यूज करते हैं नोट करने के लिए। तो सबसे पहले डायोड। अब आप डायोड सिंबल से भी बना सकते हो और डायोड को आप उसका जो सर्किट डायग्राम है वो भी बना सकते हो डायोड का, आपकी मर्जी है। तो हम कौन सा बना रहे हैं, हम कौन सा बना रहे हैं, सर्किट वाला। तो ये हो गया, ये लेयर आ गई कौन सी, जंक्शन बैरियर आ गया, ये पी आ गया और ये एन आ गया, ठीक है। पी को जोड़ दिया हमने, ये आ गया ना, ये डायोड आ गया, इसमें होल्स ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और होल्स कम होंगे। और जहां पर नेगेटिव लेयर होगी और जहां पॉजिटिव चार्ज भी होगी, ठीक है। ये डायग्राम बन गया डायोड का। अब आपको पता है फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, तो जहां एक बैटरी, पी को किसके साथ जोड़ना, पॉजिटिव के साथ, और एन को नेगेटिव के साथ, फॉरवर्ड बायस हो गया। अब जहां से सर्किट काटना है आपने, वोल्टेज को वेरी करना है, तो रियोस्टाट से करते, तो रियोस्टाट भी लगाना है। तो जहां पर रियोस्टाट लगाएंगे हम, ये रियोस्टाट लगा दिया, यहां से सर्किट काटा और बीच में फिट कर दिया रियोस्टाट, ठीक है। रियोस्टाट का सिंबल ये होता है। अब वोल्ट मीटर, जो वोल्टेज जहां से वेरी करके दी जाएगी उसको नोट करना है, तो वोल्ट मीटर चाहिए। वोल्ट मीटर हमेशा किस में लगाया जाता है, पैरेलल में। तो वोल्ट मीटर जहां लगाना है,
देखो इसका प्लस और वोल्ट मीटर का प्लस एक साथ, इसका प्लस वोल्ट मीटर का प्लस, इसका माइनस वोल्ट मीटर का माइनस। समझ गए? तो इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज जाएगी वो हमें बता देगा। ये पैरेलल लगाया है बैटरी के साथ, पैरेलल में जोड़ा जाता है। अच्छा, करंट को भी मापना है तो कहीं से सर्किट काट दो और वहां क्या लगा दो, मिली एम्पियर, मिली एमीटर लगा दिया जहां पर। ठीक है, एरो बना होगा, एरो क्या बताता है कि करंट दिखाएगा ये। ठीक है, कि कितना करंट इसमें वेरी किया, गया कितना करंट, ये दिखाएगा। तो ये बन गया सर्किट डायग्राम, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स का सर्किट डायग्राम ये होता है। ठीक है, हो गया, जानो क्या। अब एक्सप्लेनेशन देखिए, केस नंबर 1 पहला स्टेप एक्सप्लेनेशन। हम क्या करते हैं, हमने देखा, करके देखा हमने देखा कि जब पहले हम वोल्टेज जीरो करते हैं, यहाँ से वोल्टेज जीरो है, रियो स्टार्ट की डिस्टेंस इस ढंग से चेंज की है कि वोल्टेज कितनी है बैटरी की, जीरो। ये जीरो वोल्टेज दिखाता है हमें। वोल्टेज जीरो, तो हम क्या देखते हैं, इसमें करंट भी कितना आता है, जीरो। एमीटर करंट कितना शो करता है, जीरो। ये होता है इसमें, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर की विड्थ ज्यादा है। ठीक है, तो मेजॉरिटी मूव नहीं कर सकते, तो ये कंडक्ट नहीं करता जब वोल्टेज जीरो है। समझ गए? अब हमने क्या किया, अब क्या किया, वोल्टेज बढ़ाया। दूसरा स्टेप, जब वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, तो आपको पता है फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं, बंद कर दिया, तो क्या होता है, विड्थ जो है अभी ज्यादा है इसकी, किसकी, विड्थ थोड़ी सी डिक्रीज करती है, किसकी, पोटेंशियल बैरियर की। तो कोई मेजॉरिटी नहीं चलते, तो इसमें करंट क्या रहती है, करंट जीरो ही रहती है। ठीक है, पर वोल्टेज बड़ी कम है। अब थोड़ी वोल्टेज और बढ़ा देते हैं, जब 2 वोल्ट कर देते हैं, तो हम देखते हैं, वोल्टेज और बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं पोटेंशियल बैरियर की विड्थ कम हो जाती है और करंट चलना शुरू हो जाता है। तो जहाँ करंट हो जाता है कितना, 2 वोल्ट किया तो यहाँ 1 वोल्ट का करंट हो जाता है। और उसके बाद 3 वोल्ट कर देते हैं, जब 3 वोल्ट करते हैं और बढ़ाते हैं वोल्टेज को जहाँ से, तो हम देखते हैं किसमें मैक्सिमम करंट जाता है, किसमें, रेजिस्टेंस विड्थ बड़ी कम हो जाती है, तो रेजिस्टेंस कम, तो मेजॉरिटी ज्यादा फ्लो करना शुरू कर देते हैं, डिफ्यूजन करंट इंक्रीज हो जाता है, तो करंट बढ़ जाता है। तो करंट कितना हो जाता है, थोड़ा सा करंट और बढ़ता है, 2 एम्पियर का हो जाता है। जब 4 करते हैं तो बहुत ज्यादा करंट हो जाता है, कितना, मैक्सिमम करंट 5 हो जाता है। ठीक है, और ये 5 चलता रहता है कंटिन्यू। ठीक है, ये हम देखते हैं। और जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में, करंट इधर और वोल्टेज में, तो स्टार्टिंग में कैसा आता है, स्टार्टिंग में जीरो पे जीरो करंट, वोल्टेज 1, करंट 0, वोल्टेज 2, करंट थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, और 3 पे करंट और बढ़ा, और उसके बाद मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो ऐसी वोल्टेज जिसके ऊपर, ऐसी वोल्टेज जिसके ऊपर इसकी रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है, मैक्सिमम करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, मेजॉरिटी मैक्सिमम क्रॉस करते हैं, ऐसे करंट को, ऐसे वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज, नी वोल्टेज। ठीक है, समझ गए? तो ये हमें जब किया हमने, तो वेरिएशन की वोल्टेज और करंट को नोट किया, तो ग्राफिकली हमें ये मिला। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकाला हमने, कंक्लूजन क्या निकला कि नी वोल्टेज से पहले उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, किसकी,
डायोड की फॉरवर्ड बायस में नी वोल्टेज से पहले उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो करंट उसमें कम चलती है, और अबव नी वोल्टेज रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो मैक्सिमम करंट चलती है। तो इसका बिहेवियर क्या हुआ, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक से क्या हुई कि जब फॉरवर्ड बायस करेंगे तो नी वोल्टेज से पहले डायोड कैसा करता है, तो कम करंट शो करता है, उसमें कम करंट जाता है और रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, उसकी विड्थ ज़्यादा होती है बैरियर की। ठीक है, कंक्लूजन ये निकाला एक्सपेरिमेंट से। और जब हम अबव द नी वोल्टेज विड्थ रेजिस्टेंस कम हो जाती है और मैक्सिमम करंट उसमें चलती है, डिफ्यूजन करंट। ठीक है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लेन कर दी ग्राफिकली। ओके, तो अब दूसरा रिवर्स बायस देखिए, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करनी है आपने और डायग्राम भी बनाना है इसका, पेपर में ऐसे आएगा। तो रिवर्स बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लिखिए, ए ग्राफिकल वेरिएशन of current with voltage when diode is reverse biased, known as reverse bias characteristics. एक्सप्लेन करनी है, एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करनी है। तो प्रैक्टिकली की हमने, तो कैसे आई देखिए, इसका पहले हमने बनाया सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम सेम ही रहेगा, सिर्फ क्या होगा, प्लस की जगह क्या हो जाना, माइनस, और माइनस की जगह प्लस हो जाना। तो इसलिए मैं जहाँ यही बना दूंगा उसका डायग्राम, ठीक है, यही बना दूंगा मैं। तो ये प्लस पी को माइनस से जोड़ दिया और एन को प्लस से जोड़ दिया, तो ये कौन सा सर्किट डायग्राम आ गया, रिवर्स बायस सर्किट डायग्राम। ठीक है, अब हमने क्या किया, हम आपको एक्सप्लेन करनी है ये रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो हमने क्या किया, प्रैक्टिकली कर रहे हैं। अब ये जो डायग्राम बनाया, अब इसमें हमने वोल्टेज पहले जीरो किया, जहां वोल्टेज हमने जीरो किया, यहां से करेंगे। ठीक है, ये वोल्टेज जीरो, यहाँ बेर यहाँ से होगा, रियो स्टार्ट इसमें फिट किया होता बीच में। ठीक है, वेरिएशन जहां से करेंगे ये बता देगा कि वोल्टेज कितनी चेंज हो रही है, और जहां से करंट जो जाएगा वो ये दिखाएगा, हम नोट करते जाएंगे। तो हमने क्या किया, पहला स्टेप नंबर 1 एक्सप्लेनेशन का, जब वोल्टेज जीरो करते हैं, जीरो अप्लाई करते हैं, व्हेन वोल्टेज इज जीरो, so therefore current is also zero, इसमें देखते हैं करंट भी इसमें जीरो। टेबल बना सकते हो, ग्राफ बनाना तो टेबल चाहिए, इधर करंट इधर वोल्टेज, या वोल्टेज करंट, जीरो जीरो जो हमें मिला। अब उसके बाद दूसरा केस, वोल्टेज बढ़ाई, हमने वोल्टेज बढ़ाई, कौन सी वोल्टेज आई है, रिवर्स बायस्ड वोल्टेज। तो जब हमने वोल्टेज बंद की जहां पर, तो देखा ये जीरो, करंट क्या रहता है, जीरो, सर्किट में करंट जीरो। अब वोल्टेज मैंने 2 की, मतलब पहले जीरो रखा, करंट जीरो था, वोल्टेज थोड़ी सी बढ़ाई तो देखा करंट जीरो, करंट कितना रहता है, जीरो। फिर थोड़ी वोल्टेज और बढ़ाते,
जब वोल्टेज हम और बढ़ाते हैं, तीसरा केस, वोल्टेज और बढ़ाई तो हम क्या देखते हैं कि उसमें थोड़ा सा करंट चलता है। किसमें? एमीटर थोड़ा सा, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में हम पढ़ चुके हैं कि करंट बड़ा कम चलता है, तो जहां कौन सा लगा देते हैं? माइक्रोमीटर। मिलीमीटर नहीं लगेगा यार, ठीक है, क्योंकि करंट नहीं तो मिलीमीटर करंट नहीं शो करेगा, ठीक है, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में करंट क्या चलती है? मिनोरिटी के कारण चलती है, तो बड़ी कम चलती है। तो हमने ये देखा कि जब वोल्टेज थोड़ी सी बढ़ाई इसके बाद, तो करंट क्या हुआ? थोड़ा सा करंट चला बीच में, बड़ा, कितना? 1 एम्पियर का, ठीक है। और वोल्टेज जब हमने और की तो हमने देखा एक थोड़ा करंट मैक्सिमम हो गया और वही चला 2 एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर का चला, और वही कांस्टेंट करंट फ्लो करता रहता है उसमें, ठीक है। अब आपने बताना से क्यों हो रहा है। और जब वोल्टेज हमने, अब वोल्टेज जितनी मर्जी बढ़ाते रहो, 4 वोल्ट की तब भी 2 मिला, 5 की तब भी 2 मिला, 6 की तब भी 2 मिला, वही करंट जाता रहता है इसमें। अब ये इंडिपेंडेंट हो जाता है वोल्टेज के ऊपर, जितनी मर्जी बढ़ाते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 2 ही दिखाता है, मैक्सिमम उसमें 2 ही जाता है, ये हमने देखा। और जब हम और वोल्टेज बढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा कर देते हैं, तो एक टाइम देखते हैं कि मैक्सिमम करंट इसमें चल सकता है, 8 एम्पीयर का मैक्सिमम चलता है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला इस प्रैक्टिकल से? ऐसा क्यों हुआ? तो पहला कंक्लूजन कि जब वोल्टेज ग्राफ बनाया हमने, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे आता है, रिवर्स बाइस है, तो रिवर्स बाइस के लिए वोल्टेज नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव वोल्टेज इधर दिखाते हैं तो नेगेटिव वोल्टेज इधर आएगी, और करंट इधर दिखाएंगे, डायरेक्शन अलग होगी करंट की पहले से, तो इधर दिखाएंगे, ठीक है। तो इधर करंट होगा और इधर क्या होगी? रिवर्स वोल्टेज। तो हमने देखा ग्राफ बनाया हमने, तो ग्राफ हमारा कैसा आया? पहले वोल्टेज 0 तो करंट भी 0, ये आया। वोल्टेज बढ़ाई थोड़ी सी तो करंट थोड़ा सा चला, फिर वोल्टेज और बढ़ाई, करंट यही रहा, ठीक है, कांस्टेंट हो गया। और उसके बाद और अब वोल्टेज बढ़ाते रहो, वो वही रहता है। थोड़े देर बाद जब वोल्टेज मैक्सिमम हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि मैक्सिमम करंट चली जाती है, जिसको बोलते हैं हम ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला इस प्रैक्टिकल से? ऐसा क्यों हो रहा है? तो कंक्लूजन क्या निकले कि जब करंट वोल्टेज 0 था, तो पोटेंशियल बैरियर की विड्थ क्या थी? बहुत ज्यादा, तो कोई भी मेजोरिटी तो उसमें मूव करते नहीं है, ठीक है। सॉरी, हाँ, विड्थ जब वोल्टेज बढ़ाते हैं थोड़ी सी, तो विड्थ उसकी बढ़ जाती है, तो कोई मेजोरिटी नहीं मूव करता है, ठीक है। तो करंट उसमें 0 रहती है। बट थोड़ी वोल्टेज और बढ़ाते हैं तो मेजोरिटी तो जा नहीं सकते, तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो मिनोरिटी फ्री हो जाते हैं, तो थोड़े बॉन्ड टूट जाते हैं, मिनोरिटी फ्री होते हैं, वो चलना शुरू हो जाते हैं, तो उनके कारण करंट थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। थोड़ा वोल्टेज और बढ़ाते हैं तो सारे मिनोरिटी फ्री हो जाते हैं, टेम्परेचर इतना आ जाता है सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, तो मैक्सिमम उसमें इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हो जाते हैं, तो ड्रिफ्ट करंट मैक्सिमम चलती है। अब जितने सारे चलना शुरू हो जाते हैं तो 200 एम्पीयर का करंट चलता है, कांस्टेंट यही चलता रहता है, ठीक है। कितना? 2 ही चलता रहता है, क्योंकि सारे तो चलेंगे और है ही नहीं है, वोल्टेज जितनी मर्जी बढ़ाते रहो और निकलेंगे नहीं, तो और करंट नहीं बढ़ेगी, ठीक है। ये कंक्लूजन निकला। और जब एक टेम्परेचर वोल्टेज इतना कर दिया कि इतना टेम्परेचर हो गया कि सारे टूट गए, एटम सारे टूट गए, ठीक है, सारे एटम टूट गए, डैमेज हो गया वो, उस टाइम एकदम से मैक्सिमम करंट हो गया, डैमेज हो गया, और वो कौन सा रीजन होता है? ब्रेक डाउन रीजन। तो ऐसी वोल्टेज जिसके ऊपर एकदम मैक्सिमम करंट हो जाती है, उसको बोलते हैं जहां पर ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ये वाला कौन सा वोल्टेज होता है? ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो डायोड रिवर्स बाइसिंग में कंडक्ट नहीं करता, उसमें
बहुत कम करंट जाती है, माइक्रो एम्पियर में थोड़ी सी करंट पास करती है, ठीक है, समझिए। और एक वोल्टेज ऐसा मिलता है जहां पर ब्रेक कर जाता है, ये भी रेखा, ठीक है। तो ये पेपर में नहीं आता है, करना होगा आपने लिख लेना, नहीं लिखना होगा तो भी ठीक है, आपकी मर्जी है, प्रैक्टिकल करेंगे इसका, ठीक है। अच्छा, यहाँ प्रैक्टिकली हमने देखा, कंक्लूजन ये निकला कि जहां पर भी रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी थी और उस केस में रेजिस्टेंस थी, इसकी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो डायोड की अंदर रेजिस्टेंस भी होती है, बट फॉरवर्ड बाइसिंग में वो रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है जब वोल्टेज बढ़ाते हैं, और रिवर्स बाइसिंग में बढ़ती है, ठीक है। तो डायोड की हम क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस भी निकालते हैं। तो कितने तरह की होगी रेजिस्टेंस, 2 तरह की, क्योंकि जो करंट हम दे सकते हैं उसको या तो डीसी वोल्टेज दे सकते हैं या एसी वोल्टेज दे सकते हैं, ठीक है। जहां पर जो बैटरी लगाई है हमने, बैटरी भी लगा सकते हैं और एसी भी दे सकते हैं। तो करंट इसमें या तो एसी जा सकता है या फिर डीसी जा सकता है। तो एसी के केस में भी रेजिस्टेंस होगी और डीसी के केस में भी रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, डायोड के अंदर बनती है। तो वो निकालनी है आपको, लिखिए रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, नेक्स्ट आर्टिकल, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, प्रैक्टिकल करेंगे तो और क्लियर होगा आपको। रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, देखिए, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट, जब हम उसको कौन सा वोल्टेज देंगे, एसी डीसी वोल्टेज देंगे, तो जो रेजिस्टेंस रहेगा उसको बोलते हैं हम स्टैटिक रेजिस्टेंस, देखिए स्टैटिक रेजिस्टेंस, पहले टाइप का स्टैटिक रेजिस्टेंस। ये किसके बराबर होता है, तो वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज अपॉन रेशो होता है ये किसका, अप्लाइड कौन सा वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, अप्लाइड डीसी वोल्टेज अपॉन करंट जो फ्लो करे, उसका रेशो होगा, उसको बोलेंगे स्टैटिक रेजिस्टेंस डायोड का, ठीक है। ये फार्मूला होता है, लिखिए द रेशो ऑफ अप्लाइड डीसी वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज होगा ये, टू द करंट फ्लोइंग इन डायोड, दैट इज RS से लिखते हैं स्टैटिकल रेजिस्टेंस डायोड का, क्या होता है, अप्लाइड वोल्टेज अपॉन करंट जो जाएगा इसके बराबर होगा। और सेकंड, डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस या एसी रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब एसी लगाएंगे तो वो उसका वोल्टेज वेरी करता है, एसी का वोल्टेज भी वेरी करता है, वेरिंग वोल्टेज होगा ये, तो इसमें तो कांस्टेंट वोल्टेज रहेगा। डीसी का वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है, वही जाएगा ना। तो वोल्टेज जो दिया और अपॉन करंट, ये डायोड का रेजिस्टेंस होगा। जहां पर क्या होगा, ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रहे, जहां पर होगा वेरिंग वोल्टेज, किसी पर्टिकुलर टाइम में वेरिंग वोल्टेज कितना है और वेरिंग करंट कितना है, ठीक है, जो रेशो होगा दैट इज कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो वेरिंग वोल्टेज क्या होगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस आरडी, वेरिंग वोल्टेज अपॉन वेरिंग करंट। लिख लो डेफिनेशन, रेशो ऑफ वेरिंग वोल्टेज टू द वेरिंग करंट, varying voltage to the varying current is called dynamic resistance of diode, dynamic resistance of diode।
ये निकालते कैसे हैं डायोड की रेजिस्टेंस? प्रैक्टिकली निकालते हैं हम। ग्राफ बनाएंगे हम, जब डीसी दे रहे हैं तो ग्राफ बनाएंगे, एसी दे रहे हैं ग्राफ बनाएंगे, वही पहले वाला वोल्टेज और करंट का ग्राफ। जब ग्राफ बन जाएगा हमारे पास वैल्यूज आती हैं, ग्राफ ऐसा आ जाएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में ऐसे आ जाएगा। अब रेजिस्टेंस बताना है डायोड का क्या होगा, इधर क्या जा रहा होगा, इधर करंट होगा, इधर वोल्टेज होगी। अब आपने क्या करना है, अगर एसी दे रहे हैं, बेरिंग वोल्टेज इधर है, बेरिंग करंट इधर है एसी का, हम क्या करेंगे, दो पॉइंट ज्वाइन करेंगे। जो हमारा ग्राफ होगा जहां से हम एक पॉइंट यहां ज्वाइन करेंगे अपनी मर्जी से, और एक पॉइंट जहां ज्वाइन करेंगे, तो ये बता देगा कि ये डेल्टा ही बताएगा, और क्या बताएगा, डेल्टा भी, कि जहां से जहां तक गए तो वोल्टेज कितना बेरिंग की और करंट कितना उसमें मिल रहा है। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगी, डायोड की ग्राफिकली क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी। और वो कौन सी होगी, कौन सी होगी, एसी या जा रहा ना, तो वो कौन सी होगी, ये वाली होगी। ठीक है, और इसमें अगर डीसी जा रहा है तो डीसी का ग्राफ भी कुछ ऐसा आएगा, तो उसमें एक पॉइंट ज्वाइन करेंगे, एक पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो करंट आ जाएगा और वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगी किसकी, ये रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो ग्राफिकली हम डायोड और डायोड के रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये डेफिनेशन पूछ सकता है कि क्या रेजिस्टेंस होती है, तो आपने सीधा ये डेफिनेशन लिखनी, बाकी नहीं लिखनी। ठीक है, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकली हमारा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली फाइंड कीजिए फॉरवर्ड करैक्टर और रिवर्स बायस डायोड के करैक्टर को एक्सप्लेन कीजिए, ये प्रैक्टिकल हमारा। और डायोड की रेजिस्टेंस भी निकालिए, ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके निकालना है, तो ये ही रहेगा वो ट्रेटस मूड आपका। ठीक है, तो ये हो गया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको अगर एक बार नजर मार लेना। ओके, अच्छा, इन्हीं करैक्टर की वजह से तो क्या करैक्टरिस्टिक्स निकली, एक्सपेरिमेंटली देख ली हमने कि डायोड क्या करता है, फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड कंडक्ट करता है। ठीक है, जब वोल्टेज फॉरवर्ड इंक्रीज करते हैं तो वो कंडक्ट करता है फॉरवर्ड बाइस में, और रेजिस्टेंस उसकी खत्म हो जाती है। और रिवर्स बाइस में, रिवर्स बाइसिंग में वोल्ट करंट उसमें बहुत कम हो जाती है, वो कंडक्ट नहीं करता है, नेग्लिजिबल से करंट जाती है। ठीक है, तो इन्हीं को हम फैक्ट मानकर, प्रिंसिपल मानकर हम कई डिवाइस बनाते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ डायोड, एप्लीकेशन ऑफ डायोड, एप्लीकेशन ऑफ डायोड। तो जो एसी है, एसी की लिमिटेशन ये है कि एसी इलेक्ट्रोलिसिस में यूज नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम, तो उसमें एसी यूज नहीं हो सकता। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन, और एसी बड़ा डेंजर होता है, तो उसको हम अप्लाई करना भी बड़ा कठिन होता है। मशीनों पर अगर अप्लाई करना होगा, ठीक है, तो वेरी डिफिकल्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एसी को हम डीसी में बदलते हैं। हम चाहते हैं कि एसी की जो डायरेक्शन है वो एक ही रहे। ठीक है, तो डीसी में उसको बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम डिवाइस यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, तो व्हाट इज रेक्टिफायर, ऐसा डिवाइस जो एसी को डीसी में बदलता है, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रेक्टिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो लिखिए रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 नंबर का क्वेश्चन आना पेपर में, एक सीरीज में पक्का होगा। तो क्वेश्चन बना के लिख लीजिए, क्वेश्चन बनाइए, रेक्टिफायर लिख लीजिए। ये बनाने में डायोड यूज होते हैं, डायोड का यूज होता है, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, व्हाट इज ए रेक्टिफायर, व्हाट इज ए रेक्टिफायर? Explain principle, explain principle, construction, and working of half wave and full wave rectifier, of half wave and full wave rectifier. Also draw the input and output signal diagram. Also draw the input and output signal diagram. सिग्नल डायग्राम। तो रेक्टिफायर लिखिए क्या है, ए डिवाइस, रेक्टिफायर क्या है, ए डिवाइस which converts AC into DC, which converts AC into DC। प्रिंसिपल, इसमें कौन सा प्रिंसिपल लगाया जाता है, इसका कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करके देता है हमें, एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर। तो कौन सा प्रिंसिपल कि डायोड, ये कि डायोड क्या करते हैं, डायोड को जब फॉरवर्ड वाइस करते हैं तो वो कंडक्ट करता है, और जब रिवर्स वाइस करते हैं तो कंडक्ट नहीं करता। यही प्रिंसिपल इसमें यूज होता है। इसी का यूज करके जो एसी आ रही होती है, ये डिवाइस उस एसी का जो नेगेटिव पोर्शन है उसको वो डिलीट कर देता है, ठीक है। तो उसका सिर्फ एक पोर्शन हमें देता है, दैट इज कौन सा, डीसी, ठीक है। तो लिखिए प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल that diode conduct in forward biasing and doesn't conduct in reverse biasing। ये दो तरह का होता है रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए इट इज ऑफ टू टाइप्स। तो रेक्टिफायर दो तरह का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, एसी आपको पढ़ाया था 4th यूनिट में। एसी क्या होता है, एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड वेरी करता है और डायरेक्शन भी वेरी करती है और पीरियोडिकली रिवर्स होती है, ठीक है। डायरेक्शन बदलती रहती है जिसकी, और कुछ टाइम के बाद वो रिपीट होता जाता है साइकिल उसका, किसका, एसी का, ये हम पढ़ चुके हैं। तो जहां पर जो
रेक्टिफायर है हाफ वेव, वो क्या करता है? हाफ वेव रेक्टिफायर ऐसा डिवाइस जो, अब देखो एसी का फुल साइकिल, जब एसी चलता है तो उसका मैग्नीट्यूड वेरी करता है, डायरेक्शन ये होगी, एक डायरेक्शन में जा रहा है करंट। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा ये देखना पड़ेगा। ये क्या है? जनरेटर। जब जनरेटर की कॉइल आधी घूमती है तो एक पे प्लस बनता है, एक पे माइनस, और मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंक इसके साथ बदलता जाता है। पहले कम चेंज होता है, फिर बढ़ता जाता है, लिंक और बढ़ता जाता है। तो जहां पर जो ईएमएफ पैदा होता है उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाता है, तो करंट भी बढ़ता जाता है, वेरी करता जाता है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन रहती है प्लस टू माइनस। तो जहां से करंट जाएगा किसकी तरफ, तो जो भी हमने अपने एप्लियंस लगाए होंगे वो बीच में होंगे, तो वहां जनरेटर से ये करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नीट्यूड उसका वेरी कर रहा है, ठीक है। तो जो भी एप्लियंस हमने लगाए होंगे वो उस पर काम करेंगे। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, आधा चक्कर पूरा हो गया इस कॉइल का, अब आधे चक्कर के बाद डायरेक्शन बदल, ईएमएफ की डायरेक्शन बदल जाएगी। क्या हो जाएगी? ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अब करंट कहाँ चलेगी? अब करंट इधर चलेगी और मैग्नीट्यूड उसका वेरी करता जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, जो एसी जाता है उसका मैग्नीट्यूड वेरी करता जाता है जब उसका, ठीक है, और डायरेक्शन प्लस टू माइनस होती है, तो इस डायरेक्शन में होती है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, वो उसका हाफ साइकिल होता है। और जब दूसरी डायरेक्शन में जाएगा तो वो उसका क्या होगा? अनदर हाफ साइकिल। फिर यह प्रोसेस होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो एसी जो फ्लो करता है उसके उसमें दो साइकिल होते हैं, पॉजिटिव साइकिल होता है उसका, इसमें करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, और जब रिवर्स हो जाती है तो दूसरा साइकिल कौन सा होता है? नेगेटिव साइकिल, ठीक है। तो रेक्टिफायर जो ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, दो तरह का होता है। एक ऐसा होता है कि वो आधे साइकिल को डीसी में बदलता है, जो एसी का आधा साइकिल है पॉजिटिव साइकिल, उसको डीसी में बदल देता है। और एक ऐसा होता है जो दोनों साइकिल को, जब एसी फ्लो करेगा तो एसी का प्लस हाफ साइकिल आएगा और माइनस हाफ साइकिल आएगा, वो दोनों को बदल देगा डीसी में, हमें दोनों को डीसी बना के देगा वो। तो ऐसे डिवाइस को हम बोलते हैं, वो पूरे साइकिल को कन्वर्ट करता है डीसी में, इसलिए उसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। वो डिवाइस होगा फुल वेव। और जो आधा बदलेगा कि आधे एसी को डीसी में बदलेगा, आधा डिलीट कर देगा, तो वो डिवाइस कौन सा हमारे पास? दैट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो लिखिए हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है? ए डिवाइस which convert half cycle of AC into DC, half cycle of AC into DC, फुल वेव लिखिए, फुल वेव रेक्टिफायर, a device which converts full cycle of AC into DC, एक सीरीज में हाफ आ गया तो दूसरी में फुल आएगा। कंस्ट्रक्शन लिखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। बढ़ाते कैसे हैं इस डिवाइस को, कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, कौन कौन से
हमें चाहिए इसको बनाने के लिए। तो कंस्ट्रक्शन देखिए, इसके लिए हमें क्या चाहिए, आपको पता है जो डायोड है, अगर स्ट्रॉन्ग उसको वोल्टेज दी जाए, पोटेंशियल दे हम, तो हीटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि डैमेज हो जाता है। तो जो एसी आ रही होती है उसमें वोल्टेज बड़ा ज़्यादा होता है, तो डायरेक्ट हम डायोडों को वो वोल्टेज नहीं दे सकते, तो उस वोल्टेज को हम पहले कम करते हैं। तो जो एसी है आ रहा है, उसकी वोल्टेज को कम करने के लिए तो उसमें पहला डिवाइस लगाते हैं हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक पहला होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये रहा एसी का सोर्स, और ये रहा आपको पता है ट्रांसफार्मर का डायग्राम, ये प्राइमरी कॉइल किसकी, ट्रांसफार्मर की, और ये म्यूचुअली कॉन्टैक्ट बता रहा है कॉइल, ठीक है। और जहां पर क्या होगा, ये दूसरी कॉइल कौन सी, सेकेंडरी कॉइल, ये हो गया ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का सिंबल ये होता है एसी का सोर्स, और ये आ जाएगा इसमें ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर है, जहां प्राइमरी कॉइल की टर्नें ज्यादा है, सेकेंडरी की कम है, तो ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हाई को लो वोल्टेज करता है, जो जहां से आएगी उसको लो करेगा ये, ठीक है। तो ये स्टेप डाउन हो गया। और स्टेप डाउन की जो सेकेंडरी कॉइल है, इसको जोड़ते हैं हम एक रेजिस्टेंस में से पास करके डायोड के साथ, इसको जोड़ते हैं एक डायोड के साथ, एक रेजिस्टेंस में से पास करके, ये रेजिस्टेंस बीच में लगा दो, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर। ये किसका डायग्राम है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, स्टेप। ये डायग्राम किसका है, बोलिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, ये वाला। और ये डायोड का, और ये रेजिस्टेंस कॉइल, ठीक है। ये इसका डायग्राम बन गया। कौन सा डायग्राम है ये, सर्किट डायग्राम रेक्टिफायर का। लिखिए, एक्सप्लेन कर दिया कंस्ट्रक्शन। जो एसी सोर्स है उसको अप्लाई करते हैं प्राइमरी कॉइल में, एसी जिसको डीसी में चेंज करना है उसको अप्लाई किया जाता है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल के क्रॉस। म्यूचुअल फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग म्यूचुअल इंडक्शन की हेल्प से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ बदल जाता है, ठीक है। ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इस ढंग से प्रोड्यूस होता है कि ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव हो जाती है और नीचे वाली नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। और इस सेकेंडरी कॉइल को इसके साथ जोड़ा जाता है रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। डायोड के साथ बाईपासिंग थ्रू रेजिस्टेंस, ये कंस्ट्रक्शन होगी। तो कंस्ट्रक्शन की एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए नीचे। द एसी source is converted to AC source is connected across primary coil. AC source is connected across primary coil and due to mutual induction EMF is produced in the secondary coil. EMF is produced in the secondary coil.
which is connected to diode passing through load resistor, passing through load resistor. ये कंस्ट्रक्शन होगी इसकी। वर्किंग काम कैसे करता है ये हाफ वेव रेक्टिफायर। वर्किंग केस नंबर 1, जो एसी आ रहा है, जो इनपुट दे रहे हैं उसका डायग्राम भी पूछा है, साथ में बनाना है, और जो आउटपुट मिलेगी उसका डायग्राम भी बनाना है। तो दोनों बनाने हैं आपने यहाँ पर, वो भी बनाने हैं क्योंकि पूछता है साथ में। जो इनपुट देंगे, इनपुट क्या होगा एसी सिग्नल, और आउटपुट क्या मिलेगा डीसी सिग्नल। ठीक है, तो ये आउटपुट डायग्राम भी साथ में बनाने। अब एसी का जब पॉजिटिव साइकिल फ्लो करता है प्राइमरी कॉइल के क्रॉस, एसी जो दे रहे हैं उसमें पॉजिटिव हाफ भी फ्लो करेगा और नेगेटिव हाफ भी फ्लो करेगा, पॉजिटिव भी करेगा नेगेटिव भी करेगा। ये इनपुट सिग्नल होगा यहाँ पर जो जहां अप्लाई होगा। ठीक है, तो जब पॉजिटिव जाता है इसमें से फ्लो करता है पहला केस, तब क्या होगा वो ले रहे हैं हम। तो पहला केस व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल, इसमें फ्लो करेगा तो क्या होगा उसका लिंक कॉइल के साथ चेंज होगा। म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इसका लिंक सेकंड के साथ चेंज होगा, तो इसमें क्या पैदा हो जाएगा फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ पैदा हो जाएगा। तो सेकेंडरी में ईएमएफ पैदा हो जाता है। जो ईएमएफ पैदा होता है वो इस तरह से होता है कि ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव हो जाती है और नीचे वाला एंड क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। तो ये पॉजिटिव जो है तो पी रीजन क्या हो जाता है डायोड का प्लस के साथ कनेक्ट हो जाता है और एन रीजन माइनस के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये फॉरवर्ड बायस हो, डायोड क्या हो जाता है फॉरवर्ड बायस। तो तब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है और कंडक्ट करता है, इस पे मैक्सिमम करंट चलता है। और जब ये करंट जहां जाता है तो करंट मल्टीप्लाई बाय जो डायरेक्शन होती है करंट की फ्लो करने की वो क्या होती है, कहां से कौन सी डायरेक्शन में करंट प्लस टू माइनस, करंट कहां फ्लो करता है प्लस टू माइनस। तो ये कंडक्ट करेगा और इसमें जो करंट फ्लो करेगा दैट इज शोन बाय एरोज। तो इस डायरेक्शन में ये करंट फ्लो करता है करेगा। अब करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस क्या बनेगा वोल्टेज। तो वोल्टेज कहां बनेगा इसके क्रॉस, मैक्सिमम जब करंट इसमें जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज क्या बनेगा रेजिस्टेंस क्या बनेगा वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज अगर हम जहां अपना डिवाइस को जोड़ देंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा डीसी मिल जाएगा, डीसी वोल्टेज आउटपुट मिल जाएगा। तो इसके क्रॉस हमें जहां आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जब पॉजिटिव ये है हम इनपुट दे रहे हैं, इनपुट डायग्राम ये है। तो ये पॉजिटिव साइकिल दिया हमने एसी का जब गया तो हमें क्या मिला, जहां हमें क्या मिला वोल्टेज मिला, कौन सा इनपुट मिला हम आउटपुट मिला जहां यही बता यहाँ। ठीक है, ये मिला हमें रेजिस्टेंस के क्रॉस मिला। अब दूसरा केस इसको लिख लो, पहले लिख लीजिए केस नंबर 1 when positive half cycle of AC flows through primary coil, comma then
ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, due to mutual induction, EMF is produced in secondary coil of transformer such that upper end becomes positive and negative end, and lower end becomes negative. Hence, diode is forward bias. And it conducts hence electric current passes through resistance. Hence, we get output. This output across resistance. तो यहाँ आउटपुट मिलेगी, वोल्टेज मिलेगी। केस नंबर 2। अब जब देखिए, अब जब एसी का दूसरा साइकिल आएगा, जब हाफ एसी का इसमें पास करता है प्राइमरी कॉइल में, तो म्यूचुअल इंडक्शन से इसका लिंक इसके साथ चेंज करता है, तो इसमें ईएमएफ हो जाता है। ठीक है, बट अब नेगेटिव साइकिल आ रहा है, तो जो ईएमएफ चेंज होता है इस तरह से होता है कि ऊपर वाला माइनस बन जाता है और नीचे वाला प्लस बन जाता है। ठीक है, तो डायोड क्या हो जाता है? डायोड रिवर्स बायस। डायोड क्या हो जाता है? रिवर्स बायस हो जाता है। पी रीजन माइनस के साथ और नेगेटिव किसके साथ हो गया? प्लस के साथ। तो ये डायोड क्या हो जाता है? रिवर्स बायस हो जाता है। डायोड रिवर्स बायस, तो ये कंडक्ट नहीं करता, करंट नहीं जाता, तो आउटपुट हमें प्राप्त नहीं होती। कहाँ? लोड रेजिस्टेंस में वोल्टेज हमें नहीं मिलती। करंट नहीं आ रहा, करंट जीरो, तो वोल्टेज का फार्मूला होता है रेजिस्टेंस इनटू करंट। तो करंट जीरो तो वोल्टेज नहीं मिलेगी, तो आउटपुट हमें यहाँ नहीं मिलती है रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो लिखिए, तो जहां पर जब नेगेटिव साइकिल आया तो यहाँ हमें जीरो वोल्टेज मिला जहां पर, तो ये प्रोसेस रिपीट होगा, सेम प्रोसेस होता रहता है। तो पॉजिटिव साइकिल में हमें फिर मिल जाएगा क्या? आउटपुट, और नेगेटिव में जीरो मिलेगा। ठीक है, तो ये कौन सा डायग्राम है? इसका आउटपुट का डायग्राम, और ये कौन सा? जो इनपुट हम दे रहे थे। ठीक है, इधर टाइम होता है और इधर, ठीक है, तो ये, तो इसमें क्या पता चला? सिर्फ हाफ साइकिल को ये एसी में बदल रहा है, डीसी में बदल रहा है। करंट डायरेक्शन नहीं वेरी कर रही है, डायरेक्शन एक ही रह रही है। कौन सी? पॉजिटिव। नीचे वाला नेगेटिव को ये डिलीट कर रहा है, तो डायरेक्शन उसकी सिर्फ एक ही आ रही है, जहां पर एक ही होगी करंट की, यही रह रही है। तो कौन सा करंट मिल रहा है? डीसी ही मिल रहा है। ठीक है, तो जहां डीसी मिलेगा, ठीक है, तो ये हाफ साइकिल को डीसी पे कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, समझ गए? तो इस ढंग से ये काम करता है। ओके, ठीक है, तो लिखिए केस नंबर 2 जल्दी से। कितना टाइम हुआ? 15 मिनट। ठीक है, ये मैं उसमें डाल दूंगा, किसमें?
ग्रुप में। अच्छा ये हो गया। अब हाफ वेव की लिमिटेशन ये है कि ये क्या करता है, हाफ साइकिल ही कन्वर्ट करता है, फुल नहीं करता, तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट हो जाती है, हाफ साइकिल की एनर्जी जो है लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये डिवाइस बनाने के लिए इसका यूज नहीं करते हम। ठीक है, प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं है, नहीं करते हम इसकी। दूसरी इसकी लिमिटेशन ये है कि इसकी एफिशिएंसी कम रहती है, क्योंकि हाफ साइकिल को ही कन्वर्ट करके देता है, तो आधा वेस्ट हो जाता है, तो इसकी एफिशिएंसी भी कम रहती है, इसकी वजह से यूज नहीं होता। ठीक है, कल पढ़ेंगे कि ये आउटपुट डीसी वोल्टेज कितनी देता है, हमें वो निकालनी, एक्सप्रेशन फाइंड करना है कि रेक्टिफायर में डीसी वोल्टेज कितनी मिलती है हाफ वेव। ठीक है, ये कल करेंगे, याद रखना करेंगे। प्रोजेक्ट भी है आपका, ये आपने बनाना है घर में रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये देंगे आपको प्रोजेक्ट करने।